और जो हम लोगों को आज आर्टिकल पढ़ना है उसका नाम है उपसह संयोजक यौगिकों में समावयवता। आप समावयवता को आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उपसह संयोजक यौगिकों में पाई जाने वाली समावयवताओं को बेटा आज पढ़ना है। लेकिन मैं क्या सोचता हूं, आप उपसह संयोजक यौगिकों में पाई जाने वाली समावयवताओं को पढ़ें, उसके पहले आपको एक शब्द का अर्थ बहुत अच्छे ढंग से आना चाहिए, और यह शब्द है समावयवता। बेटा मैं इसके पहले भी आपको समावयवता पढ़ा चुका हूं, और जिसके अकॉर्डिंग मुझे यह मालूम है कि आपको समावयवता आता है। लेकिन अगर किसी बच्चे को अभी भी ऐसा लगता है कि वो समावयवता को नहीं जानता है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा उसको बता सकता हूं। कैसे? देखो बेटा, समावयवता को कुछ इस एग्जाम्पल से पहचान सकते हैं। आपके पास एक पदार्थ है जिसको मैंने बीच में लिखा। इस पदार्थ का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अणु सूत्र जिसको कहते हैं, वो है C2H6O। C2H6O मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला एक नहीं बल्कि दो अलग अलग यौगिकों को बनाकर तैयार कर सकता है। कहता है सर ये दो अलग अलग कौन कौन से यौगिक इससे बनकर तैयार किए जा सकते हैं? तो पहला यौगिक है C2H5OH, जिसको एथेनॉल कहते हैं। आप देखो जरा, कार्बन 2 है, बिल्कुल है, हाइड्रोजन 6 है, तो 5 और 1 मिलकर 6 बना लेगा। ऑक्सीजन का एक एटम की बात हो रही थी, एक है। एक दूसरा फॉर्मूला इसी से बनाया जा सकता है, CH3OCH3। थोड़ा सा और इसको बड़ा बना लेंगे, ब्रैकेट को, गोले को, चीजें और ढंग से समझ में आने लगेंगी, साफ दिखने लगेगा। इसमें भी अगर देखोगे कार्बन 2 है, हाइड्रोजन की गिनती रहेगी 6 है, और ऑक्सीजन देखोगे 1 है। मैं क्या सोचता हूं, ये दोनों ही फॉर्मूले, जिनमें से एक का नाम है एथेनॉल और दूसरे का नाम है डाईमेथिल ईथर, इन दोनों ही फॉर्मूलों का, इन दोनों ही यौगिकों का मॉलिक्यूलर फॉर्म जो है आपस में सेम है। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखना स्टार्ट करूं कि क्या कोई दोनों में डिफरेंस है, तो बेटा इन दोनों में बहुत सारे डिफरेंस हैं। पहला डिफरेंस तो ये है कि इसमें एल्कोहलिक समूह पाया जा रहा है। पूछेगा उसमें कौन सा समूह है? ईथर समूह है। एल्कोहल जो होते हैं, इनको पीने पर जो होता है, इनको पीने पर दूरी और ऊंचाई, इनके महत्व में जो डिफरेंस होता है वो आप कम पहचान पाते हैं, अर्थात शराब के रूप में यूज कर सकते हैं। इसको पीना घातक हो सकता है। ये यौगिक जल में घुलनशील होता है, ये यौगिक जल में घुलनशील नहीं होता है। यह जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, यह यौगिक जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता है। और भी देखो डिफरेंस को ध्यान देते हैं, इनके गलनांक और क्वथनांक इस दिए गए यौगिक के अपेक्षा अधिक होते हैं। मैं क्या सोच पा रहा हूं दोनों में से कि दोनों ही यौगिकों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम थे, लेकिन जब हमने इनकी प्रॉपर्टी को देखना स्टार्ट किया, इनके गुणों को पढ़ना स्टार्ट किया, हमने इस बात को पहचाना कि दोनों ही यौगिक गुणों में एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अंतर रखते हैं। बेटा जब कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपके पास दो यौगिक हों, उनके गुणों में अंतर हो, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक स्ट्रक्चर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम हो, यौगिकों में इस गुण को ही समावयवता कहते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखने का और गुणों में अंतर रखने का जो प्रॉपर्टी है, जो गुण है, जो नेचर है, इस नेचर को ही कहते हैं समावयवता। एक और शब्द को ध्यान देंगे, कोई पूछेगा C2H6O के कितने समावयवी यौगिक हैं? आप बताओगे C2H6O के 2 समावयवी यौगिक हैं। अगर मैं इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से 3 यौगिकों का निर्माण कर पाता, जो कि अभी नहीं कर पाएंगे हम लोग क्योंकि होता भी नहीं है, तो मैं कह देता कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाले यौगिक के 3 समावयवी हैं, लेकिन क्योंकि 2 दिख रहे हैं, 2 समावयवी हैं।
ऐसे अगर आप कहोगे सर जी अगर समावयवता को और भी थोड़ा सा एक और फॉर्मूले से आपको बता दिया जाए, तो देखो एक चीज से और समझ सकते हो। मेरे पास एक फॉर्मूला है बेटा C6H12O6, ये एक कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है। और वास्तव में अगर देखा जाए तो ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का सेम है, और लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज के भी फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करता है, और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सही है, फ्रक्टोज के भी फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करता है। तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, भौतिक और रासायनिक गुण दोनों अगर मैं गिनने चलूंगा बहुत डिफरेंट है दोनों के। क्या क्या गुण डिफरेंट है? इसमें एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, इसमें कीटोनिक समूह पाया जाता है। सबसे पहला तो डिफरेंस यही है। दूसरा कहता है सर क्या और भी कोई डिफरेंस है? बिल्कुल, ग्लूकोज जो होता है ये रक्त में घुल जाने वाली शर्करा है, फ्रक्टोज जो होती है रक्त में ना घुलने वाली शर्करा है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में और अगर तीसरा कोई रिलेशन ढूंढेंगे तो ग्लूकोज की जो मिठास होती है वो अपेक्षाकृत कम होती है, चीनी की मिठास की आधी होती है, और जो फ्रक्टोज होता है वो चीनी की मिठास का 2 गुना मीठा होता है। अर्थात एक नॉर्मल शब्दों में देखें तो इसकी मिठास कम, इसकी मिठास अधिक होती है। लेकिन ये जो ग्लूकोज होता है ये मानव रक्त में घुलकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि फ्रक्टोज में इस प्रकार का कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो अब मैं क्या देखता हूं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का, लेकिन दोनों के गुण एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग हैं। तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन यौगिक की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो तो हम इसी घटना को कहते हैं क्या? समावयवता। तो आप मेरे ख्याल से जो अंदाजा है कि आप समावयवता को समझ गए होंगे। लेकिन क्या है कि हमसे कह रहा है कि समावयवता आपको पढ़ना है उपसह संयोजक यौगिकों में। लिखा है 2 प्रकार की समावयवताएं पाई जाती हैं उपसह संयोजक यौगिकों में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपको 2 प्रकार के जो आइसोमेरिज्म है वो पाई जाएंगी, मेनली मिलेंगी। और जितनी आइसोमेरिज्म पढ़नी भी है लगभग हम लोगों को, हमने यहां लिख भी रखा है। कहता है वो 2 प्रकार की कौन कौन सी समावयवताएं हैं? तो पहली समावयवता है संरचनात्मक समावयवता, और दूसरे प्रकार की संरचना है जिसे कहते हैं त्रिविम समावयवता। अब संरचनात्मक समावयवताओं के खुद 4 भाग हैं, अर्थात संरचनात्मक समावयवता 4 प्रकार की होती है। पहली आयनन समावयवता, फिर जल योजन समावयवता या इसी का एक और नाम है विलायकन समावयवता। तीसरा है उपसह संयोजक समावयवता, या चौथा है बंधन समावयवता। इसी प्रकार से अगर आप त्रिविम समावयवता में जाओगे तो त्रिविम समावयवताएं 2 प्रकार की होती हैं। मैं क्या सोचता हूं, जो मैंने देखा अभी कुछ वर्षों में, बोर्ड एग्जाम पे जो रेशियो है समावयवता का वो ऐसा है कि ये चारों मिलकर जितनी बार नहीं पूछी गई होंगी, ये 2 समावयवताएं उससे अधिक बार पूछी गई होंगी एग्जाम में। मैं ये नहीं कहता कि आप उसको तैयार मत करिएगा, लेकिन रेशियो कुछ ये कहता है कि वे चारों समावयवताएं बोर्ड एग्जाम में जितनी बार उन चारों में से नहीं आई होंगी, उतने से ज्यादा बार तो आपको ज्यामित और प्रकाशिक समावयवता पढ़ने को मिलती है। लेकिन आप इस बात को याद रखें कि ज्यामित और प्रकाशिक समावयवता जो है ये दोनों ही प्रकार की समावयवताएं त्रिविम समावयवता के हिस्से हैं। हालांकि इसके अतिरिक्त भी 2 और समावयवताएं थी, लेकिन अभी क्या है कि एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में उन 2 समावयवताओं को रखा ही नहीं गया। अर्थात जिन जिन स्टेट्स में, जिन प्रदेशों में एनसीईआरटी का पैटर्न चलता होगा, उन पैटर्न में आपको वो समावयवताएं पढ़ने को नहीं मिलेंगी। इसलिए मैंने उन 2 समावयवताओं को निकालकर भैया छोड़ दिया है, बाकी समावयवताओं को पढ़ेंगे। तो उन समावयवताओं को मैं क्या सोचता हूं, एक एक को अगर पढ़ना स्टार्ट करें, सबसे पहले कौन सी समावयवता को पढ़ते हैं? संरचनात्मक समावयवता। तो भैया यहां पर हम हेडिंग डाल देंगे संरचनात्मक समावयवता। देखो, जब भी किसी भी प्रकार की समावयवता की डिमांड आपसे की जाए, आप देखो क्या है कि उस परेशानी से निकलने के लिए, समावयवता की परिभाषा से निकलने के लिए आप हमारी कुछ बात को बिल्कुल देखो ध्यान से सुन लो।
क्या बात सुन लें आप, कि आपको एक शब्द तो हमेशा याद रखना है, जब से शब्द नहीं बल्कि सेंटेंस है, जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो। आप ये लाइन जो है बिल्कुल नोट करके रख लो, समावयवता में बिल्कुल काम आ जाने वाली है। समावयवता की परिभाषा ही यहीं से स्टार्ट होती है, चाहे जो समावयवता हो, कि जब दो या दो से अधिक यौगिकों के कैसे सूत्र समान हो, अणुसूत्र। देखो मैंने दिखाया भी था दोनों यौगिकों के अणुसूत्र कैसे थे, समान। आप ये लाइन बिल्कुल रट करके चलो, समावयवता में कभी परेशानी आएगी नहीं भैया, कृपा बनी रहेगी लास्ट तक। तो कैसे इसको पढ़ेंगे, कह रहा है संरचनात्मक समावयवता। जैसे ही नाम पढ़ा मैंने संरचनात्मक, मेरे दिमाग में एक बात आ गया कि जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान होंगे लेकिन उनकी संरचनाएं अलग अलग होंगी, इसलिए समावयवता का नाम रखा गया है संरचनात्मक समावयवता। तो जिस प्रकार की समावयवता है उसमें से लास्ट में कुछ शब्द यूज कर लेने हैं कि जब दो या दो से अधिक यौगिकों के कौन से सूत्र समान होते हैं, अणुसूत्र। परंतु जब हमने उन दोनों के स्ट्रक्चर देखे, उन दोनों की बनावट देखी, उन दोनों की ज्यामिति देखी, तो मुझे पता चला कि दोनों की बनावट तो एक जैसी है, सॉरी अलग अलग है। तो क्योंकि बनावट अलग अलग है, संरचना अलग अलग है, समावयवता का नाम हो गया संरचनात्मक समावयवता। तो देखो इसके डिफिनेशन को कैसे लिखते हैं, यहीं से लिखना स्टार्ट करते हैं। जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो, अणुसूत्र समान हो, कोई भी समावयवता परिभाषा हो बेटा समान हो, इतना तक तो आपको लिख ही के आना है, उसको तो लिखना ही लिखना है। हाँ बाकी का आधा पार्ट चेंज होगा, परंतु उनमें उपस्थित ऐसा लिख सकते हैं, उनमें उपस्थित लिखने में थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा है, परंतु उनकी संरचनाएं एक दूसरे से अलग होती हैं या एक दूसरे से भिन्न होती हैं, एक दूसरे से भिन्न होती हैं, एक दूसरे से भिन्न होती हैं, संरचनात्मक समावयवता कहलाती है। समावयवता संरचनात्मक समावयवता कहलाती है। हाँ कभी कभी पूछ लेता है संरचनात्मक समावयवता कितने प्रकार की होती है, 1, 2, 3 और 4 प्रकार की। तो मैं यहां लिख दूंगा आगे, चलो लाइन चेंज करके लिख देते हैं। यह 4 प्रकार की होती है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होती है 4 प्रकार की होती है, और उन 4 प्रकार में से भी भैया मैं सबसे एक एक करके लिखना स्टार्ट करूंगा। तो संरचनात्मक समावयवता में भी मैं सबसे पहले आयनन समावयवता को पढ़ूंगा। आयनन समावयवता। अब देखो कोई भी डिफिनीशन में लिखा हूं, मैं क्या सोचता हूं पहले उस बात को अच्छे ढंग से अपने दिमाग में रख लेते हैं। देखो कैसे अपने दिमाग में रख लेते हैं, ध्यान से देखना। मैं पहले 2 फॉर्मूले लेता हूं और उसमें आयनन समावयवता को पहले मैं समझा देता हूं। क्या है कि अगर आप देखो 2 चीजें होती हैं, या तो आप परिभाषा को अच्छे से समझ लें तो शायद एग्जाम्पल को अच्छा लिख सकते हैं, या आप एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लें परिभाषा को आप आसानी से लिख सकते हैं। तो जो मेरे लिए कठिन काम है वो ये है कि परिभाषा पहले लिखना,
तो हम अपने काम को सरल बनाने के लिए सबसे पहले काम करते हैं कि एग्जाम्पल को समझेंगे, और जैसे एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा परिभाषा बेटा बिल्कुल भी उस समय सरल लगने लगेगी आपको। देखना, तो मेरे पास दो यौगिक हैं, उनको जरा देखते हैं। मेरे पास सबसे पहला यौगिक है CONH3 का होल 5 Cl, और यहां पर मैंने बेटा लिखा है SO4 डबल माइनस चार्ज। एक फॉर्मूला मेरे पास ये है, गड़बड़ी हो गई है, माइनस चार्ज अभी मत लगाओ, चार्ज लगेगा लेकिन 2 मिनट बाद चार्ज आने दो, अभी चार्ज नहीं आने दो। एक और फॉर्मूला है CONH3 का होल 5 SO4। बेटा ये 5 और SO4 लगभग एक ही जैसा लग रहा है, और बाहर लिखा हुआ है Cl। आपने दोनों ही यौगिकों को देख लिया ढंग से, दोनों की शक्लें दिखाई दे रही हैं। अब इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को निकाल के देखते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा क्या। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को लिखने का कोई अर्थ नहीं बचता है, पहचान लेते हैं केवल। कोबाल्ट एक है, ठीक है। NH3 5 बार है, NH3 5 बार है। Cl एक बार है, हाँ एक बार Cl है। SO4 भी है, हाँ SO4 भी है। इसका मतलब दोनों के जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले थे वो सेम है, ना तो ऊपर वाले में कोई एक अवयव ज्यादा है, ना ही नीचे वाले में एक अवयव कम है। इससे यह तो स्पष्ट होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, अर्थात अणुसूत्र दोनों के आपस में कैसे हैं, समान। लेकिन जानते हो जब आप इसका आयनन कराओगे, देखो मैं यहां लिखता हूं, हमने इसका क्या कराया, आयनन, और हमने इस नीचे वाले कंपाउंड का भी आयनन कराया। पूछता है सर ये आयनन क्यों करवा रहे हो? बेटा समावयवता भी आयनन ही तो निकालनी है। आयनन का मतलब जानते हो? आयनन का मतलब है इस पदार्थ को आयनों में तोड़ना। नॉर्मली कैसे होगा, इस पदार्थ को या तो जल में आप घोल दीजिए और या किसी ध्रुवीय विलायक में घोलिए जिससे ये पदार्थ आयन में टूटे। क्या आप इसको आयनों में तोड़ सकते हो? इसको आयनों में तोड़ना मेरे ख्याल से शुरुआत की ही कुछ क्लासेस में आपको सिखाया गया था। अगर आयनों में तोड़ोगे, ब्रैकेट के अंदर वाला भाग एक साथ रहेगा, NH3 का होल 5 Cl, और बेटा दूसरा वाला भाग जो है SO4 डबल माइनस चार्ज लेके अलग हो जाएगा, तो इस पर रहता है डबल प्लस। ऐसे ही तो आयनों में टूटेगा। ये जटिल आयन था और ये वाला आयन कैसा था, सरल आयन। अब बेटा इसको जरा आयनों में तोड़ो, CONH3 का होल 5 SO4 प्लस Cl माइनस। अब देखो एक चीज ये भी ध्यान देने वाली बात है, कोई बच्चा ये भी सोचे अगर कि सर जी SO4 को आपने आयनों में क्यों नहीं तोड़ा, तो बेटा अभी कल के दिन ही आपने एक वर्नर थ्योरी पढ़ी है। कह रहे थे जो आयन या जो भी अवयव ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं वो सारे के सारे अवयव द्वितीयक संयोजकता से जुड़े होते हैं, और यह संयोजकता होती है बहुत ही मजबूत, और यह संयोजकता कभी आयन में टूटती नहीं। तो इस सूत्र के हिसाब से ये द्वितीयक संयोजकता हो गई, तो ये तो आयन बनाएगी नहीं, ये तो इसी के साथ जुड़े रहेंगे। केवल आयन के रूप में कौन टूटेगा, Cl। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम थे, लेकिन जरा देखो क्या दोनों के आयन समान हैं? तो आप कहोगे नहीं सर जी जल में घोलने पर इनके आयन कैसे एक दूसरे से अलग है। तो वह समावयवता जिसमें दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो, परंतु उन्हें जब आयनित कराया जाए या जब उनका आयनन कराया जाए तो उनसे प्राप्त होने वाले आयन एक दूसरे के समान न हो या डिफरेंट आयन प्रोड्यूस करते हो। इस प्रकार की समावयवता को कहते हैं आयनन समावयवता। और भी इन दोनों यौगिकों को कहेंगे कि ये यौगिक और ये यौगिक एक दूसरे के आयनन समावयवी हैं। तो क्या मैं पहले पूछूंगा क्या आयनन समावयवता में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, समझ जाओगे, लिखवा लेते हैं। अणुसूत्र कैसे थे, सेम, लेकिन जब हमने उनको आयनों में तोड़ा तो आयन हमको कैसे मिलने लगे, डिफरेंट या अलग अलग आयन प्राप्त हुए। तो देखो अब इसकी परिभाषा हम लिख पाएंगे। क्या लिखेंगे कि पहले तो यहां से स्टार्ट करेंगे, जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक
यौगिकों के अणुसूत्र समान हों परंतु उनका आयनन कराने पर अलग अलग आयन, अलग अलग लिख सकते थे, अब ऐसे लिख भी सकते हैं, भिन्न भिन्न आयन प्राप्त होते हैं। आयनन समावयवता कहलाती है। समावयवता कहलाती है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले देखने में सेम लगे, लेकिन जब मैंने उसका आयनन कराया तो यौगिक अपने आप अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप के आयन प्रोड्यूस करने लगा। और क्योंकि डिफरेंट टाइप के आयन प्रोड्यूस करने लगा, हमने बता दिया कि इन यौगिकों के बीच में जो समावयवता पाई जा रही है उस समावयवता को हम कौन सी समावयवता कहेंगे? आयनन समावयवता। वैसे ज्यादातर बच्चे करते क्या है, इसको डिफिनेशन के नीचे नोट करते हैं, बिकॉज ऑफ वो एग्जाम्पल है इसका। लेकिन मैं क्या कहता हूं, आप एग्जाम्पल से चीजों को सीखिए, और जब चीजों को सीखेंगे एग्जाम्पल से, फिर आप उसको डिफिनेशन कर में लिख दीजिएगा। कोई भी कमी नहीं है, कोई भी गड़बड़ी नहीं है, बहुत ही अच्छा इस चीज को माना जाएगा। तो आप एक काम करिए, इसको नोट करते हैं, और फिर कौन सी समावयवता, हाँ ये समावयवता रह जाती है, जल योजन या विलायकन समावयवता है, इस पर से स्टार्ट करते हैं फिर आर्टिकल को। अगली प्रकार की समावयवता है जल योजन, और जल योजन को एक और नाम से जानते हैं, विलायकन समावयवता। तो चाहे आपसे जल योजन समावयवता कह दे या विलायकन समावयवता कह दे, ये दोनों ही प्रकार की समावयवता एक ही हैं। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले काम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर समझेंगे या इसके सूत्र को समझेंगे, एग्जाम्पल को समझेंगे, इसके बाद आगे बात करेंगे भैया। एक फॉर्मूला है CrH2O का होल 6Cl3, और बेटा इसके जस्ट बगल में एक और सूत्र है, देखो CrH2O का होल 5, और इसको थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं, एक Cl अंदर कर लेते हैं, और यहां लिख देते हैं Cl2 इंटू H2O। देखो इस फॉर्मूले को दोनों, अच्छा एक और फॉर्मूला बना दें, फॉर्मूले लिख लें दो चार, शायद आपको और भी अच्छा लगे देखने में। देखो इसी फॉर्मूले को ऐसा लिखा गया, एक और फॉर्मूला देखो लिखते हैं, CrH2O का होल 4 Cl2, और बेटा यहां लिखा गया है Cl इंटू 2H2। अब देखो इन तीनों फॉर्मूले में सबसे पहला काम यह है कि ये चेक कर लेना क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तीनों का। फॉर्मूला तो और भी लिखा जा सकता है इसी पर, लेकिन अभी 3 पर ठीक रखेंगे। क्रोमियम एक है, हाँ एक है, ठीक है। जल के अणु कितने हैं? 6। जल के अणु 5 यहां पर, 1 बाहर, बिल्कुल 6, ठीक है। इस पर बात करेंगे तो 4 अणु अंदर हैं जल के और 2 अणु बाहर हैं, 6 अणु अभी भी अवेलेबल हैं। इसके बाद देखेंगे क्लोरीन 3 है, क्लोरीन 2 और 1 3, और क्लोरीन 1 और 2 मिलकर कितना बनाएगा? 3। कुल मिला के तीनों फॉर्मूले में मैं एक चीज देख पा रहा हूं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सबका सेम है। अब प्रॉब्लम क्या है, लिख रहा था जल योजन समावयवता, लेकिन इस सूत्रों में जल के जुड़ने की जो कला है वो सब में अलग अलग है। देखो कैसे जल के जुड़ने का जो तरीका है, जल जिस संयोजकता के थ्रू जुड़ा है वो संयोजकता की प्रकृति बदली हुई है। कैसे? कहता है इसमें जल के अणु 6 हैं और 6 के 6 अणु जल के द्वितीयक संयोजकता के द्वारा क्रोमियम से जुड़े हैं। हाँ एक और मैं बात यहां पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा, योजन का मतलब होता है जुड़ना। तो मैं कह सकता हूं
जल के 6 अणुओं का क्रोमियम के साथ द्वितीयक संयोजकता के द्वारा योजन है या जुड़े हुए हैं। लेकिन इस फॉर्मूले पर आ जाओ, जल के 5 अणु ही द्वितीयक संयोजकता के द्वारा क्रोमियम से जुड़े हैं, बल्कि जल का एक अणु जो है वो प्राथमिक संयोजकता के द्वारा जुड़ा है। तो देखो, जल के अणुओं के जुड़ने का क्रम अलग हो गया, जल के अणुओं के योजन का क्रम अलग हो गया, वैलेंसी उन्होंने चेंज कर दी। नेक्स्ट वाले पर क्या हुआ, क्रोमियम के साथ 4 जो जल के अणु थे वो द्वितीयक संयोजकता के साथ जुड़े हैं, और जल के जो 2 अणु हैं वो कौन सी संयोजकता के साथ चले गए, प्राथमिक। तो मैं क्या देख रहा हूं, जल के जुड़ने का क्रम डिफरेंट होता चला जा रहा है। पहली बार जल के सारे अणु द्वितीयक संयोजकता से जुड़े थे, अब धीरे धीरे जल के कुछ अणु द्वितीयक संयोजकता में और कुछ अणु कहां चले आ रहे हैं, प्राथमिक पर। तो जब भी जल के अणुओं का यह क्रम बिगड़ने लगे, जल के अणुओं के जुड़ने का क्रम बिगड़ने लगे, तो जल के अणुओं के योजन का क्रम बिगड़ने लगे। यौगिकों में इस प्रकार की समावयवता को जल योजन समावयवता कहते हैं, या इसी को विलायकन कहते हैं। अब कहते हैं सर जी विलायकन का शब्द फिर क्यों प्रयोग किया, कि बेटा क्योंकि ज्यादातर यौगिकों को घोलने के लिए इस दुनिया में सबसे अच्छा विलायक किसको माना गया है, जल को। यह भी ध्यान रखिए, इस दुनिया में विलायक बहुत सारे हैं। विलायक क्या होता है, विलायक वो सब्सटेंस होता है जो किसी पदार्थ को अपने अंदर घोल लेता है। अब मैंने ये देखना स्टार्ट किया आखिर कौन सा पदार्थ ऐसा है जो इस दुनिया में पाए जाने वाले अधिकांश पदार्थों को अपने अंदर घोल लेगा, सरलता से मिलेगा, सभी जगह अवेलेबल होगा। तो बेटा एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो सबसे ज्यादा चीजों को अपने अंदर घोलता है, सरलता से मिलता है, हर जगह अवेलेबल है, महंगा भी नहीं है, उसका नाम है जल। तो विलायक की अगर कभी बात आती है भैया, एक शब्द सबसे पहले आ जाता है जल। तो क्योंकि उपसह संयोजक यौगिकों को भी घोलने के लिए जल की आवश्यकता होती है, इसलिए मैंने उसको विलायक का भी नाम दे दिया है। तो आप चाहे जल योजन कहें चाहे विलायकन समावयवता कहें, सेम चीज है। अगर परिभाषा को बनाने की बात आएगी तो परिभाषा कैसे आप बनाकर तैयार करोगे, कि आपने जितने भी फॉर्मूले देखे इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम थे, लेकिन उन फॉर्मूलों में मैंने ये देखा कि जल के जुड़ने के तरीके क्या थे, अलग अलग थे। कहीं पर केवल द्वितीयक संयोजकता से जुड़ा है, तो कहीं पर जल कौन सी संयोजकता के साथ जुड़ा है, प्राथमिक से भी जुड़ा है, द्वितीयक से भी जुड़ा है लेकिन प्राथमिक से भी जुड़ा है। अर्थात जल के योजन की, जल के जुड़ने का जो प्रॉपर्टी है, गुण है, ये बदलता चला जा रहा है। इसलिए इस प्रकार की समावयवता को नाम दिया गया जल योजन समावयवता। डेफिनेशन को लिखते हैं, पहली आधी लाइन तो वो वाली लिखते हैं, देखो क्या, जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों की अणुसूत्र समान हो, परंतु उनमें योजित, जुड़ने वाले नहीं लिखते हैं, ऐसा लिख देते हैं योजित। योजित का मतलब जुड़ने वाले, जल के अणुओं का क्रम। अणुओं के क्रम का मतलब जानते हो, कभी द्वितीयक संयोजकता से केवल जुड़ा है तो कभी द्वितीयक के साथ प्राथमिक से भी जुड़ गया है। तो जल के अणुओं के जुड़ने का क्रम भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। जल योजन या विलायकन समावयवता कहलाती है, विलायकन समावयवता। विलायकन समावयवता कहलाती है। तो इस प्रकार से अगर आप चाहोगे तो जल योजन या विलायकन समावयवता को पढ़ लोगे। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, उपसह संयोजक समावयवता। देखो
उपसह संयोजक समावयवता, उपसह संयोजक समावयवता। देखो देखो इसको कैसे समझाएं, देखो लिखते हैं पहले फॉर्मूले। एक फॉर्मूला है बेटा मेरे पास PT NH3 का होल 4, और बेटा एक और ब्रैकेट है मेरे पास जिसमें लिखा हुआ है NiCl4। देखो ये फॉर्मूला, हाँ ऐसा ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब इस फॉर्मूले के साथ मैं एक और फॉर्मूला लिखता हूं, इसी के साथ अटैच कर देते हैं एक फॉर्मूला, नीचे लिख देते हैं, चलो यहां लिख देते हैं, इसको ऐसा ये देखो तरीका क्या है। देखो अब थोड़ा सा ऐसा समझ लेते हैं इस बात को। देखो हुआ क्या इस बार कि प्लेटिनम के साथ NH3 नाम का लिगेंड जुड़ा था, और इसमें निकिल के साथ कौन सा लिगेंड जुड़ा था, क्लोरीन। तो हुआ क्या, क्लोरीन वाला लिगेंड मिल गया प्लेटिनम को। कुल मिला के मैं ऐसा कर कहना चाहूँ, एक शब्द मुझे इस जगह अच्छा लगता है कि लिगेंड की एक दूसरे से अदला बदली हो गई। जो लिगेंड अभी तक निकिल के साथ ऐड था वो लिगेंड आकर किसके साथ जुड़ गया, प्लेटिनम के साथ, और जो लिगेंड प्लेटिनम के साथ जुड़ा था वो किसके साथ जुड़ गया, निकिल के साथ। अब देखो सूत्र लिखते हैं फिर इसको सुधारते भी हैं। प्लेटिनम अपनी जगह पर है लेकिन Cl4 इसकी जगह पर आ गया। अभी आप मत लिखिएगा, आप केवल देखिएगा इसको। निकिल अपनी जगह है और निकिल के साथ कौन सा जुड़ गया, NH3 का होल 4। इसमें से एक थोड़ा सा गड़बड़ है, क्या है, जब NH3 किसी लिगेंड के साथ जुड़ता है उपसह संयोजक यौगिक का वो भाग धनावेशित होता है, और जब क्लोरीन जुड़ा है इस जगह पर तो क्लोरीन वाला भाग कैसा है, ऋणावेशित। और यौगिक के लिखने का एक अच्छा सा तरीका हम लोगों ने पहले भी सीखा है कि धन आयन को पहले लिखा जाए और ऋण आयन को बाद में। लेकिन जब लिगेंड्स की अदला बदली हुई है, एक दूसरे का इंटरचेंज हुआ है, तो इंटरचेंज होने के दौरान जानते हो एक चीज गड़बड़ हो रखी है यहाँ पे कि PTCl वाला 4 निगेटिव वाला पार्ट है और NiNH3 का होल 4 वाला पार्ट पॉजिटिव है। इसका मतलब जो सूत्र लिखा है वो तो कुछ गड़बड़ क्रम में लिख गया है। तो अगर कोई भी गड़बड़ी हो गई है अपने से तो उसको सुधारा भी तो जा सकता है। कैसे सुधारा जा सकता है कि हम इस वाले पार्ट को यहां रख लें आगे और इस आगे लिखे हुए पार्ट को बाद में लिख लें। जैसे मैं एक सूत्र लिख के दिखाता हूं। देखो अपने पास एक फॉर्मूला है Na2SO4। वास्तविक रूप अगर देखा जाए इसमें तो Na पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट है और SO4 निगेटिव चार्ज वाला पार्ट है। कोई भी बच्चा इस बात को अभी ध्यान में नहीं लाएगा कि सर जी SO4 पर 2 निगेटिव चार्ज होते हैं। मैं केवल इतना बात बताना चाहता हूं कि ये पॉजिटिव पार्ट है और वो निगेटिव चार्ज पार्ट है। तो जब भी सूत्र लिखा गया तो उसका एक निश्चित क्रम बनाया गया कि पॉजिटिव चार्ज पार्ट पहले, निगेटिव चार्ज पार्ट बाद में। लेकिन अगर कभी आपके पास ये सूत्र ऐसा लिखता मिल जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम इसको देखकर हार मान लेंगे और कह देंगे कि भैया रसायन विज्ञान से हमारा विश्वास उठ गया है। आज के बाद जीवन में रसायन विज्ञान की कॉपी और किताब इन सब को बाकायदा पूजन करके इसको रख देना है, दोबारा उठाना तक नहीं है। तो भैया जो अगर गलती हो भी गई है कोई तो उसको सुधार भी तो सकते हैं। तो सुधारने के लिए क्या किया जाए, पॉजिटिव वाले भाग को पहले लिखा जाए और निगेटिव वाले भाग को कैसा लिख दिया जाए, बाद में। तो जब लिगेंड्स का इंटरचेंज हुआ तो लिगेंड्स के इंटरचेंज होने की वजह से जो उपसह संयोजक यौगिक के भाग थे उनमें भी चार्ज के हिसाब से अरेंजमेंट गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया, अरेंजमेंट गड़बड़ कि निगेटिव वाला पहले भाग लिख गया और पॉजिटिव वाला भाग कहां लिख गया, बाद में। तो हमने कहा भैया इसको सुधारेंगे और सुधारने के दौरान क्या करेंगे, NiNH3 का होल 4 इसको लिखेंगे पहले और PTCl4 को लिख देंगे बाद में। तो देखो इसको सुधार लेते हैं।
मिटा दिया इसको। किसको यार पहले लिखना था, याद है कुछ भी? हाँ, किसको लिखना था पहले? NiNH3 का होल 4 लिखना था पहले, और आपको बाद में क्या लिखना था? PtCl4 को लिखना था बाद में। लेकिन अब कोई बच्चा इस चीज को देखकर सोचेगा सर जी डेफिनेशन अगर लिखते हम इसमें क्या लिख के दिखाएं? समझने लायक तो कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम लिखें क्या। बेटा एक बात लिखो, देखो क्या, सुनो पहले। पहला तो इन दोनों यौगिक के अणुसूत्र देखो। उस पूरे सूत्र में प्लेटिनम 1 बार है, 1 बार है। क्लोरीन 4 बार है तो क्लोरीन 4 बार है। NH3 भी 4 बार है, NH3 भी 4 बार है। अणुसूत्र तो सेम है दोनों का, लेकिन बस गड़बड़ क्या हुआ है कि केंद्रीय धातु परमाणुओं ने लिगेंड्स की क्या कर ली है? अदला बदली। तो परिभाषा भी सरलता से बन गई कि जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु केंद्रीय धातु परमाणु आपस में लिगेंड्स की क्या कर लेते हैं? अदला बदली। तो इस प्रकार की समावयवता को क्या कहते हैं? उपसह संयोजक समावयवता। हां, अगर यहां पर उपसह संयोजन भी लिखा है, या कभी कभी किताबों में होता है ऐसा कि उपसह संयोजन लिखा है, तुम कह दो कि हम तो परिभाषा जानते नहीं थे क्योंकि सर जी ने लिखाया था उपसह संयोजक समावयवता, और एग्जाम में आ गया उपसह संयोजन, तो भैया इतना भी रूढ़वादी बन के काम मत करना। सेम समावयवता को पूछा गया, आप बता करके आइएगा। तो लिगेंड्स की अदला बदली वाली बात बतानी है, लेकिन उससे भी पहले जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो परंतु उनमें पाए जाने वाले केंद्रीय धातु परमाणु, ये CMA लिखे देते हैं, सेंट्रल मेटल एटम, आपस में लिगेंड्स की अदला बदली कर लेते हैं। लिगेंड्स की अदला बदली कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। इंटरचेंज कर लेते हैं, उपसह संयोजक समावयवता कहलाती है। तो ये हो गई उपसह संयोजक समावयवता। अगर मैं संरचनात्मक समावयवता पर पढ़ता हूं, आखिरी प्रकार की समावयवता बच जाती है, नहीं बंधन समावयवता। तो एक काम करते हैं, इसको नोट कर लेते हैं, उस बंधन समावयवता को ही आज खत्म कर लिया जाए। त्रिविम समावयवता जो बचेगी इसको फिर पढ़ लेंगे चाहे कल। अगली समावयवता को पढ़ते हैं, लिखा हुआ है बंधन समावयवता। अब मैं क्या सोचता हूं कि जब सारी समावयवताओं पर एग्जाम्पल को पहले ही समझा गया है, इस पर भी यही काम कर लिया जाए। एग्जाम्पल को पहले समझ लिया जाए और परिभाषा बाद में कर ली जाए। तो देखो बंधन समावयवता में मेरे पास एक फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला तो विश्व प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि आपने इसको बहुत बार पढ़ रखा है। K4FeCN6। अब देखो मैं ऐसा ही एक फॉर्मूला लिखता हूं जिसमें 4 बार K होगा, Fe 1 बार होगा, कार्बन भी 6 बार होगा, नाइट्रोजन भी 6 बार होगा। देखो कैसा फॉर्मूला, K4
कहोगे सर जी बिल्कुल सही चल रहा है, FeNH6। कहते हैं सर जी ये क्या कर दिया आपने? भैया हमने बस काम अगर देखा जाए बदला केवल ये है कि इसमें जब Fe केंद्रीय धातु परमाणु इन लिगैंड्स के थ्रू जुड़ता था तो जो उप सह संयोजक बंध बनता था वो कार्बन से Fe के बीच में बनता था। पूछता है सर ये कार्बन से क्यों बनता था? बिकॉज ऑफ Cn में से इसमें से दाता परमाणु का कार्य कार्बन करता था। कहता है सर जी इस फॉर्मूले में क्या होगा? बेटा सारा कुछ अरेंजमेंट वैसा ही रहेगा। अरेंजमेंट में बस प्रॉब्लम कहां आएगी या चेंजमेंट कहां पर आएगा? इस बार Fe जो है वो Cn के कार्बन से नहीं जुड़ेगा बल्कि उप सह संयोजक बंध बनाने का काम अब नाइट्रोजन करेगा और वो नाइट्रोजन Fe के साथ उप सह संयोजक बंध बनाएगा। इसका मतलब है इस बार दाता परमाणु का कार्य कौन करता है? नाइट्रोजन। मैं क्या सोचता हूं इन दोनों में से जो मुझे बात पता चलती है कि दोनों के अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले देखूं, कार्बन 4 है, सॉरी पोटेशियम 4 है, Fe 1 है, बिल्कुल 1 है, कार्बन भी 6, कार्बन 6, नाइट्रोजन से और नाइट्रोजन यहां भी 6। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले दोनों के सेम हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या आया? दाता परमाणु दोनों के लिए कैसे हैं? अलग अलग हैं। तो परिभाषा तो बड़ी सरल हो गई कि जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के लिए अणुसूत्र तो सेम हो परंतु उनमें पाए जाने वाले लिगैंड्स का दाता परमाणु कैसा हो? अलग अलग हो। एक सूत्र अगर आप चाहेंगे तो और भी लिख लेंगे क्योंकि इस प्रकार के समावेता थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रोल प्ले करती है। तो एक तो एग्जाम्पल ये हो गया। वैसे आप भी कम से कम एक तो लिखे, एक ही लिख कर आना, कोई ज्यादा जरूरत है नहीं फिलहाल, और बाकी आपकी इच्छा हो जैसे कि हम और लिखेंगे, खिसिया गए हो किसी बात को लेकर भैया लिख सकते हो। फिर तो 4-6 एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। CONH3 का होल 5, NO2 Cl2, ये फॉर्मूला लिखा। इसी के जस्ट बगल में एक और फॉर्मूला लिख रहे हैं जो इसके साथ बंधन समावेता रखता होगा, CONH3 का होल 5 ONO Cl2। देखो इन दोनों यौगिकों में ध्यान से देखने वाली बात है। कहता है सर जी कोबाल्ट 1 है, बिल्कुल 1 है। NH3 5 बार आया, मैंने कहा वो भी 5 बार आया है। NO2 लिखा है, NO2 लिखा है, Cl2 है, Cl2 अणुसूत्र सेम है। लेकिन इस बार जानते हो क्या है बेटा? NO2 ग्रुप में जानते हो आप दाता परमाणु का काम कौन करता है? नाइट्रोजन। अर्थात नाइट्रोजन दाता परमाणु है और नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन के जोड़े को कोबाल्ट को दे देगा उप सह संयोजक आबंध को बनाने के लिए। और इसमें से क्या होगा फॉर्मूले में? ये NH3 बनाएगा तो उसको तो छोड़ते हैं, डिफरेंस कहां मौजूद है उसको देखते हैं। इसमें से दाता परमाणु का काम नाइट्रोजन नहीं कर रहा है, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देगा किसको? कोबाल्ट को, कि ऑक्सीजन के साथ कोबाल्ट उप सह संयोजक आबंध का निर्माण करे। तो चेंज मैं दोनों में क्या देख पा रहा हूं? सारी बॉन्डिंग वैसे ही है, लिगैंड भी चेंज नहीं हो रहे हैं, बस चेंज क्या हो रहा है? दाता परमाणु। तो जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र सेम हो परंतु उन यौगिकों में पाए जाने वाले लिगैंड्स का दाता परमाणु अलग अलग होता है, तब ऐसी समावेता को आप कौन सी समावेता कहते हो? बंधन समावेता। तो इसको यहां पे लिख लेते हैं, जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हों परंतु उनमें पाए जाने वाले लिगैंड्स में दाता परमाणु
परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, दाता परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, बंधन समावयवता कहलाती है। बंधन समावयवता कहलाती है। तो ये तो बंधन समावयवता हो गया। हाँ, अगर इस चीज को और भी एक बात दिमाग में रखना चाहते हो तो रख सकते हो, नहीं रखना चाहते हो कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, बंधन समावयवता उत्पन्न भी उन्हीं में से होती है जिनको कहते हैं उभय दंतुक लिगैंड। अच्छा, उभय दंतुक लिगैंड जानते थे क्या है? पढ़ चुके हो? उभय दंतुक लिगैंड होता था जिसमें एक से अधिक दाता परमाणु बन सकते थे, लेकिन काम एक ही करेगा। जिस समय ऑक्सीजन करेगा तो उस समय दाता परमाणु का कार्य नाइट्रोजन नहीं कर पाएगा, और जब नाइट्रोजन करेगा तो दाता परमाणु का काम ऑक्सीजन नहीं कर पाएगा। ऐसे लिगैंड्स को कहते थे उभय दंतुक लिगैंड। तो एक जरूर नोट इसमें बनाया जा सकता है कि जो बंधन समावयवता होती है वो केवल उन लिगैंड्स में उत्पन्न की जा सकती है, या उन लिगैंड्स के द्वारा उत्पन्न की जा सकती है, बनाई जा सकती है, प्रदर्शित की जा सकती है जो उभय दंतुक लिगैंड होते हैं। तो ये नोट में अगर आप चाहते हो तो लिख सकते हैं, ठीक ठाक नंबर रहता है इसका भी। यह समावयवता केवल उभय दंतुक, यह समावयवता केवल उभय दंतुक लिगैंड्स के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो अगर आप इसके प्रकार की समावयवता को देखते हो तो आपको पता चलता है कि भैया इस प्रकार की जो समावयवता है वो उभय दंतुक लिगैंड्स के द्वारा उत्पन्न की जा सकती है या प्रदर्शित की जा सकती है। तो नोट कर सकते हैं फिर आप इसको।